हेलो बच्चों, अपन चैप्टर नंबर 9 की शुरुआत कर रहे हैं। अपने चैप्टर नंबर 8 तक ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो चुके हैं सारे। चैप्टर नंबर अपन 9 है उसकी शुरुआत करेंगे, ठीक है। ये 6 नंबर का है। सबसे पहले आपको बताना है ये 6 नंबर का क्या है चैप्टर है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें सवाल है वो क्या क्या आएंगे। तो इसके अंदर सवाल आपके आएंगे 5 टोटल सवाल। इसमें से 5 सवाल आएंगे, ये चीज ध्यान रखनी। यानी आप लोगों को ये चैप्टर अच्छी तरह याद होगा तो आप 5 सवाल राइट कर दोगे। अब 5 सवाल कौन कौन से होंगे? 2 सवाल होंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यानी आपका जीव खुश हो गया होगा कि 2 सवाल ऑब्जेक्टिव है। कितने हैं? 2 सवाल ऑब्जेक्टिव हैं। एक सवाल एक लाइन का है, ठीक है। और 2 सवाल आपके डेड लाइन के हैं, यानी अति मतलब 3-4 लाइन के हैं। तो 2 सवाल आपके ऑब्जेक्टिव हो गए, 2 मार्क्स के हो गए ये। फिर उसके बाद आपके एक लाइन का जिसको अपन कहते हैं अति लघुरात्मक, अति लघुरात्मक है। इसकी विशेषता ये है कि अति लघुरात्मक सवाल है वो 1 है, तो 2 और 1 कितने हो गए? 3। फिर उसके बाद है लघु उत्तरात्मक है, ये आपके 2 सवाल आएंगे और कितने नंबर के होंगे? डेढ़ नंबर के होंगे। तो इस तरह से क्या होगा? 2 और डेढ़, 2 इंटू डेढ़ कितने होते हैं? 3 नंबर। तो अपने 6 नंबर का क्या होगा? ये होगा। अपना टारगेट ये है कि अपन ऑब्जेक्टिव और एक लाइन के सवाल कर लें तो अपने पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे। इसमें से ये सवाल अपन 2-2, 3-3 लाइन के हैं उसको आराम से याद कर लेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको मैंने सारे चैप्टर 1 से 8 तक के वीडियो बना दिए हैं। उन वीडियो को आपको अध्ययन करना है। एक मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, उस प्ले लिस्ट के अंदर क्या है सारे वीडियो डाल दिए हैं। अभी तक मैंने 20 वीडियो डाल दिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। दूसरा, आपको एक टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल के अंदर जुड़ जाना है और रोज रात को 8:30 बजे टेस्ट देना है। इसके अलावा आपको किसी भी नोट्स की पीडीएफ की आवश्यकता हो तो टेलीग्राम चैनल में वो पीडीएफ उपलब्ध है, ठीक है। अब अपन शुरुआत करते हैं चैप्टर 9 के ऑब्जेक्टिव की। बच्चों, अपन ने 5 क्वेश्चन लिखे हैं। 5 क्वेश्चंस के आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना और इनके आंसर देने की शुरुआत करनी है। अपने ये चैप्टर है, इसमें आपको मैंने बताया कि 3 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले है निम्न में से कौन सी किस्म है। ये आपके किस्मों के नाम इसमें काफी ज्यादा हैं, तो आपको ये किस्मों के नाम क्या करने, एक टेबल बनानी है, चार्ट बनाना, उसको याद करना है। निम्न में से कौन सी किस्म गेहूं की पर्ण व धारी कीट प्रतिरोधी होती है। एक कीट होता है जिसकी विशेषता होती है उसके शरीर पर दार पाए जाते हैं, ठीक है। और पत्तियों जैसा वो कीट होता है। तो कौन सी ऐसी किस्म होती है जिसको वो कीट खा नहीं सकता है। अब ये सरबती सोनारा है, ये एक किस्म है गेहूं की। सोनालिका ये भी एक गेहूं की किस्म है। कल्याण सोना ये भी एक गेहूं की किस्म है। और हिमगिरी भी एक किस्म है। तो हिमगिरी एक ऐसी किस्म होती है जिसमें प्रतिरोधी गुण होता है। कैसा होता है? प्रतिरोधी गुण होता है। बाकी इनमें प्रतिरोधी तो गुण होते हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं होते कि वो कीट से प्रतिरक्षा प्रदान कर सके। ये हरित क्रांति के लिए उत्तरदायी है। लेकिन हिमगिरी एक ऐसी किस्म होती है जिसको कीट खाते ही इसकी विशेषता ये है कि इसमें प्रतिरोधक क्षमता, इससे ऐसा पदार्थ निकलता है कीट मर जाता है। अगला सवाल है, उत्तक संवर्धन द्वारा हजारों की संख्या में, यानी जब अपन उत्तक संवर्धन करते हैं तो हजारों की संख्या में अपने को पादपों को उत्पन्न करने के लिए कौन सी विधि काम में लेनी पड़ती है। तो इसमें पहला ऑप्शन है सूक्ष्म प्रवर्धन, दूसरा ऑप्शन है जीवद्रव्यक संवर्धन, तीसरा है प्रोटोप्लास्ट संवर्धन और चौथा पराग संवर्धन। अपन क्या करते हैं कि जैसे अपने को 10 करोड़ पौधे चाहिए, क्या चाहिए? 10 करोड़ पौधे चाहिए और आपको पता है बारिश होने वाली है और पौधों की डिमांड ज्यादा है। तब आप क्या करते हो, कोशिका लेते हो और उसको एक कोश माध्यम में डालते हो। ये जैसे आपने परग नली है, इस परग नली के अंदर क्या कर दिया है, कोश माध्यम बना दिया है और इसके अंदर सबके अंदर कोशिका डाल दी, ठीक है। फिर ये कोशिका संवर्धित होती है और एक नया पादप बनाती है। इसको अपन क्या कहते हैं, इस विधि को अपन कहते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन, ठीक है। यानी कम समय में कम स्थान पर, कम समय में कम स्थान पर अधिक से अधिक पादपों का निर्माण किया जाता है। इसको अपन क्या कहते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन के नाम से जानते हैं। तो नाम से ही पता चल जाएगा कि सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है। कम समय में कम स्थान पर अधिक से अधिक हजारों की संख्या में जब पादप बनाने होते हैं तब अपन क्या करते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन विधि अपनाते हैं। अगला सवाल है, विषाणु मुक्त पादप यानी वायरस फ्री पादप आपको तैयार करना है तो आप पादप का कौन सा भाग उपयोग में लोगे। पहला ऑप्शन है शीर्ष विभज्योति के उत्तक, दूसरा पुष्प,
तीसरा पत्र प्राकलिका और चौथा स्थायी उत्तक। तो अपन जानते हैं कि ये जैसे जड़ है, जड़ का ये शीर्ष विभज्योतिकीय है, तना है उसका शीर्ष विभज्योतिकीय है। तो शीर्ष विभज्योतिकीय ऐसी कोशिका होती है जिसके अंदर अभी विषाणु है, वो संक्रमण नहीं हुआ है, विषाणु द्वारा अभी संक्रमण नहीं हुआ है। तो अपन इस कोशिका को लेंगे और इस कोशिका को अपन क्या करेंगे, संवर्धन माध्यम में संवर्धित करके एक पादप तैयार करेंगे। ये पादप विषाणु मुक्त होगा, ठीक है। अब नेचुरल सी बात है, अपने को पता ही है कि कुछ बीमारियां क्या होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती हैं। अपन क्या करते हैं, पादपों में कायिक जनन करते हैं। नेचुरल सी बात आपको एक्सप्लेन करते हैं, एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं। जैसे ये आलू है, इस आलू में क्या होता है, ये कलिका है, इसको काटा जाता है और उगा के नए आलू बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें शरीर है, उसका कोई भाग उपयोग लिया आपने और उससे नया पादप बनाया है। ये नया पादप है, ये रोगग्रस्त हो जाएगा। नेचुरल सी बात है, खून होगा, उसको किसी व्यक्ति को देंगे, अगर वो दूषित खून है तो उसको व्यक्ति को रोग जरूर होगा। वैसे ही पादप का कोई भाग काटेंगे, उसको विषाणु लगा होगा तो उस अगला जो पादप बनेगा उसमें वो रोग चला जाएगा। अपने को ऐसा नहीं करना है, अपने को नया तरीका अपनाना है। अपन थोड़े हटके हैं। अपन क्या करते हैं, ये पौधा है, इसकी शीर्ष विभज्योतिकीय कोशिका लेते हैं और लेकर इसको संवर्धन माध्यम में डालते हैं और इसको संवर्धित करके एक नया पादप बनाते हैं। ये पादप वायरस फ्री होगा, ठीक है। ये अपने ध्यान रखना है। अगला सवाल है, एकल कोशिका का उदाहरण बताओ। एकल कोशिका यानी सिंगल सेल प्रोटीन है, सिंगल सेल प्रोटीन के उदाहरण बताओ। अब आज के टाइम में हर कोई खाना खाता है और उसको प्रोटीन चाहिए। आप जाते हो सब्जी खाते हो, कहीं शादी ब्याह में तो आप पनीर डाल के खा जाते हो, तो वो क्या होता है, आपको प्रोटीन चाहिए, तब आप सोचते हो ये पनीर खाएंगे तो शरीर की वृद्धि और मरम्मत होगी। तो एकल कोशिका प्रोटीन होता है, उसमें ये ताकत है कि आपको प्रोटीन भरपूर देगा। अब उदाहरण पूछे इसने, स्पाइरुलिना एकल कोशिका प्रोटीन होता है, मशरूम यीस्ट होता है, इससे भी प्रोटीन प्राप्त होता है। मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस, ये एक ऐसा जीवाणु है जिससे क्या होता है, जैसे 25 टन की जो गाय है जितना प्रोटीन दे रही है, या 25 टन का कोई जंतु है जितना प्रोटीन दे रहा है, उससे ये कई गुना ज्यादा क्या करता है, आपको प्रोटीन दे देगा। तो ये तीनों क्या हैं, ये एकल कोशिका प्रोटीन के उदाहरण हैं। अगर आपसे पूछे जाए एकल कोशिका प्रोटीन का उदाहरण बताओ, तो आपको बताना एकल कोशिका प्रोटीन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब अगला सवाल है, पोमेटो का निर्माण होता है। पोमेटो, पोमेटो मतलब क्या होता है, एक तो होगा आलू और एक होगा टमाटर। आलू और टमाटर दो अलग अलग पादप है। इन पादप की ये कायिक कोशिका लेंगे, ये पादप की कायिक कोशिका ले ली, इसके ऊपर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्नीज एंजाइम डालेंगे, इसकी कोशिका भित्ति गल जाएगी और ये जीव द्रव्यक में बदल जाएगा। ये किस में बदल जाएगा, जीव द्रव्यक में बदल जाएगा। अब इसके ऊपर अपन क्या करेंगे, इसको एक माध्यम में रखेंगे जिसमें पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल होगा, दोनों ही आपस में जुड़ जाएंगे और एक कोशिका बना देंगे और इससे एक नया पादप बनेगा, उसका नाम होगा पोमेटो। अब पोमेटो का निर्माण, इस विधि को क्या कहते हैं, कायिक संकरण, ठीक है। कायिक संकरण मतलब दो अलग अलग जीव हैं, उनकी कोशिका को मिला दिया आपने, एक आलू की कोशिका ली, एक टमाटर की कोशिका ली, उसको मिला दिया, उसको कहते हैं कायिक संकरण। अगला जीव द्रव्यक संलयन, जीव द्रव्य की वही होता है कि ऐसी कोशिका जिसके चारों तरफ कोशिका भित्ति का अभाव होता है, उसको कहते हैं जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य का इंग्लिश में नाम होता है प्रोटोप्लास्ट। क्या नाम होता है, प्रोटोप्लास्ट। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी, ठीक है। यानी आप प्रोटोप्लास्ट संलयन कह दो, चाहे जीव द्रव्य संलयन कह दो, चाहे आप कायिक संकरण कह दो, तीनों एक ही चीज है कि अपन दो अलग अलग कोशिकाएं लेते हैं और इन कोशिकाओं को मिलाकर एक कोशिका बना देते हैं। तो ये कायिक संकरण के नाम से भी जाना जाता है, ये जीव द्रव्य संलयन के नाम से भी जाना जाता है, ये प्रोटोप्लास्ट संलयन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अब अपन ने क्या है, अगले सवाल लिखे हैं, स्पाइरुलिना किसका धनी स्रोत है। अब आपको खुशी होगी ये सवाल देखकर, क्योंकि आपने ये सवाल अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, ठीक है। स्पाइरुलिना किसका धनी स्रोत है। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है वसा, तीसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट और चौथा ऑप्शन है अपने खनिज लवण, ठीक है। तो ये सवाल है, इसका मैं उत्तर नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब अगला सवाल है एबलमास्कस एस्कुलेंटस। एबलमास्कस एस्कुलेंटस है वो, ये क्या है, भिंडी की किस्म है। भिंडी को एक रोग हो जाता था, पीक मोजैक वायरस उसको इन्फेक्शन कर देता था। तो क्या है, उसको जंगली जाति के साथ संकरण करवा के एक नई किस्म बनाई गई थी। वो क्या है, उसका नाम आपको बताना, एबलमास्कस एस्कुलेंटम भिंडी की किस्म थी।
ये किस्म ऐसी थी जिसके कारण उत्पादन बहुत अधिक हुआ और इसके कारण एक क्रांति आ गई, यानी भिंडी भिंडी दिखाई देने लगी हर जगह। उसको कहा गया परभनी क्रांति। जहां पे भी पैर रखा भिंडी, जहां पे भी आप गए भिंडी, आपने कहा ये क्या भिंडी है, तो इस क्रांति का नाम रख दिया परभनी क्रांति। ठीक है, अगला सवाल है पौधे का वह भाग जो पृथक होकर नए पादप का निर्माण करता है। जैसे अपन पादप का जड़ लेते हैं, उससे नया पौधा बनाते हैं, पादप का तना लेते हैं, उससे नया पादप बनाते हैं, तो इस भाग को कहते हैं कायिक प्रवर्ध। क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्ध। यानी प्रवर्ध मतलब वह होता है, पादप का जड़ हो सकता है, तना हो सकता है, पत्ती हो सकता है, कलिका हो सकती है, जिसका उपयोग करके अपन नया पौधा बनाते हैं, उसको कहते हैं कायिक प्रवर्ध। क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्ध। अगला सवाल है जीव द्रव्य एक कोशिका है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है ऐसी कोशिका जिसके ऊपर अपन लिग्निन, हेमिसेलुलोज, सेलुलोज, काइटिनेज ये एंजाइम डालते हैं, तो ये कोशिका भित्ति गल जाती है और ये नग्न जीव द्रव्य हो जाता है। तो पहला है केंद्रक रहित, नहीं इसमें केंद्रक पाया जाता है। दूसरा विभाजित हुई कोशिका नहीं। तीसरा है कोशिका भित्ति रहित, यानी इसके चारों तरफ कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, अगला सवाल है भिन्न भिन्न नस्लों के मध्य होने वाले प्रजनन को क्या कहते हैं? ये आपको याद रखना है। एक ही नस्ल के बीच पूछेंगे तो अंतर प्रजनन, और भिन्न भिन्न नस्लों के मध्य पूछेंगे तो आपका उत्तर होगा बाह्य प्रजनन। आपको संकरण पे कंसंट्रेट नहीं करना है, ये स्पष्ट रूप से लाइन लिखी हुई है आपकी बुक के अंदर। भिन्न भिन्न नस्लों के मध्य होने वाले प्रजनन को क्या कहते हैं? बाह्य प्रजनन कहते हैं। ये खाली जगह में भी ये सवाल आ सकता है, एक लाइन में भी ये सवाल आ सकता है, या बाह्य प्रजनन की परिभाषा भी पूछी जा सकती है। ये परिभाषा आपको याद कर लेनी है। जब दो भिन्न भिन्न नस्लों के मध्य होने वाले प्रजनन को क्या कहते हैं? बाह्य प्रजनन के नाम से जानते हैं। बच्चों अपन ने ये 5 सवाल लिखे हैं, आप लोग इसको आराम से देखें और उसके बाद आप लोग क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और लेने के बाद ये 5 सवाल इनके आंसर लिखने की आप कोशिश करें। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे आपके कितने सही हो रहे हैं, मेरे से मैच करें। अगला सवाल है पूसा सदाबहार। पूसा सदाबहार किसकी प्रतिरोधक किस्म है? पहला ऑप्शन है भिंडी, नहीं भिंडी की नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद मिर्च की, हाँ ये पूसा सदाबहार है, ये मिर्च की किस्म, ये याद रखना आपको। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा मिर्च। ये पूसा सदाबहार है वो मिर्च की उन्नत किस्म है, जो तंबाकू मोजेक वायरस है, जैसे पीत मोजेक वायरस है, और अपन कहते हैं 2-3 वायरस, उन वायरस से ये क्या होती है? प्रतिरोधी किस्म बनेगी। अगला सवाल है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने गेहूं की ऐसी अच्छी किस्में बनाई थी जिसके कारण बहुत अधिक उत्पादन हुआ था। ठीक है, तो नॉर्मन बोरलॉग किससे संबंधित है? गेहूं और चावल का इन्होंने उन्नत किस्में बनाई थी जिसके कारण उनका जो उत्पादन है वो बढ़ गया था। तो ये हरित क्रांति से संबंधित थे। एक वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक का नाम भी याद रखना है, MS स्वामीनाथन। ये भारत में हरित क्रांति के जनक है, ऐसे सवाल आ सकता है। MS स्वामीनाथन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन है, ये क्या है? ये भारत में हरित क्रांति के जनक है। अगला सवाल है नीली क्रांति। ये नीली क्रांति किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है मत्स्य पालन, दूसरा ऑप्शन है मुर्गी पालन, तीसरा ऑप्शन है बत्तख पालन और चौथा है कुक्कुट पालन। तो ये नीली क्रांति मछली पालन से संबंधित होती है। जब मछलियों का बहुत अधिक उत्पादन होता है तो अपन उसको क्या कहते हैं? नीली क्रांति कहते हैं। अब इन्होंने अगला सवाल पूछा है अलवण जल में पाई जाने वाली मछली नहीं है, यानी अलवण जल में कौन सी मछली नहीं पाई जाती है? अलवण जल का मतलब होता है फ्रेश वाटर, बिल्कुल एक स्वच्छ पानी जिसमें क्या होता है? आयन नहीं होते, उसको कहते हैं अलवण जल। और जो समुद्र का जल होता है उसको कहते हैं लवणीय जल। ठीक है, आप जैसे पानी पी रहे हो, आप ये स्वच्छ पानी पी रहे हो, अलवणीय जल पी रहे हो, लेकिन समुद्र का पानी कैसा होता है? लवणीय। तो आपके आसपास जो मछलियां पाई जाती है, जो साफ पानी में पाई जाती है, वो कतला होती हैं, राहु होती हैं, कॉमन कार्प होती हैं। ये तीनों मछलियां तो क्या होती हैं? अलवणीय जल में पाई जाती हैं, लेकिन ये हिल्सा होती हैं, ये लवणीय जल के अंदर पाई जाती है, ये याद रखना है। रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति पहला ऑप्शन है अंडे उत्पादन से, दूसरा चावल उत्पादन से, या चांदी है, सॉरी चावल की जगह क्या है? चांदी उत्पादन से, फिर उसके बाद है मछली उत्पादन से और दूध उत्पादन से। ठीक है, तो आपको बताना है रजत क्रांति अंडे उत्पादन से संबंधित है बच्चों, चांदी आपके नहीं होगा इसमें ऑप्शन। ठीक है, चांदी उत्तर नहीं होगा, आपको ध्यान रखना है। रजत मतलब है अंडे। अंडे क्या होते हैं?
चांदी की तरह चमकते हैं और लोग कहते हैं कि हमारी रजत क्रांति आ गई। क्या आ गई? रजत क्रांति आ गई। बच्चों अपन ने 5 सवाल फिर लिख दिए आप लोगों के सामने। इन 5 सवाल को आपको ध्यान से देखना है और उत्तर देने की कोशिश करनी है। सवाल बहुत आसान है, अपने सवाल भारी नहीं, ये चैप्टर है, इसमें आपको क्या है कि 6 में से 6 अंक आराम से आपके आ जाएंगे। तो अपने सबसे पहला अगला सवाल है, भेड़ की नई किस्म हिस्सरडेल, भेड़ की नई किस्म हिस्सरडेल के जनक है। पहला है मेरिनो रैम्स और बीकानेरी एविज, दूसरा है मेरिनो रैम्स और डॉली, तीसरा बीकानेरी एविज और मैरी, चौथा बीकानेरी एविज और कश्मीरी भेड़। तो ये सवाल कई बार परीक्षा में आ चुका है। हिस्सरडेल ये क्या है? भेड़ की किस्म है जिसके अंदर ऊन अधिक होता है और दूसरी विशेषता ये होती है इसकी ऊन बहुत ही कोमल होती है, जिससे क्या होता है बहुत ही अच्छे अच्छे वस्त्र बनते हैं। तो इसका उत्तर होगा मेरिनो रेशम और बीकानेरी एविज। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति के लिए विकसित की गई जया और रत्ना। जया और रत्ना क्या है कि आपको पता ही है, बासमती चावल का ऐड आता है, उसके अंदर क्या होता है, दो हीरोइन, जया पहले के टाइम की हीरोइन प्रसिद्ध थी, जया और रत्ना, वो इनका ऐड करती थी। इसलिए इसका ये चावल की दोनों किस्में आपको ऐसे याद रखना है कि जया और रत्ना किसकी किस्में हैं? चावल की किस्में हैं। ठीक है, ये आपको इस तरह से याद रखना है। किसी पादप कोशिका से संपूर्ण पादप बनाने की क्षमता, एक पादप कोशिका होती है उसमें क्या होता है, पूरा पादप बनाने की क्षमता होती है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टोटिपोटेंसी, पूर्ण शक्तता, प्लूरोपोटेंसी और उपरोक्त ए व बी दोनों। तो ये प्लूरोपोटेंसी तो क्या होता है, जब जंतु कोशिका पूरा जंतु बनाने की क्षमता रखती है तब उसको कहते हैं प्लूरोपोटेंसी। पूर्ण शक्तता को इंग्लिश में कहते हैं टोटिपोटेंसी। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा आपके ये ए और बी दोनों। गेहूं का किसके साथ संकरण द्वारा ट्रिटिकल बनाई गई थी? गेहूं को किसके साथ संकरण करके ट्रिटिकल बनाया गया था? राई के साथ। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि गेहूं है उसको क्या है, राई के साथ षटगुणित बनाई गई थी ट्रिटिकल की किस्म आपस में संकरित करके। अब अगला सवाल है, अर्धवामन धान की किस्म। अर्धवामन धान की किस्म है उसको विकसित किया था नॉर्मन बोरलॉग ने, जिसके कारण हरित क्रांति उत्पन्न हुई थी। तो यह अर्धवामन धान की किस्म है, इसको किससे व्युत्पन्न किया गया? पहला है जया और रत्ना, दूसरा है थाईचुंग नेटिन 1 और IR 8 और अगला है कल्याण सोना और हिमगिरी। ये कल्याण सोना हिमगिरी तो हो गई अपने, ये इसकी गेहूं की किस्म है। किसकी हो गई? गेहूं की हो गई। थाईचुंग नेटिव 8 और IR फर्स्ट। ये क्या इतना खतरनाक डिफरेंस? अब आप लोगों को क्या करना है कि थाईचुंग नेटिव है उसको याद रखना एक। क्या याद रखना है? एक, कि ये नाम बड़ा है थाईचुंग आपने कई ऐसी चीज चाइनीज मूवी देखी होगी, उसमें आपने कुपू कराटे देखे होंगे, तो वो 1 नंबर पे आ जाते हैं। चीन हमेशा क्या करता, बहुत ज्यादा पदक जीतता, तालिका में 1 नंबर पे आ जाता है। तो थाईचुंग नेटिव 1 और IR 8। ठीक है, तो इस तरह से 8 बाद में आता है, नेटिव पहले आता है। तो इसका उत्तर होगा ये, कंफ्यूज मत होना आप लोग। ठीक है बच्चों, अपन चैप्टर 9 के सवाल पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के रोज 8:30 बजे टेस्ट दें। रात को ऑनलाइन टेस्ट होता है। अपन ये क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 के, बहुत इजी सवाल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ रहे हैं, 20 सवाल अपन ने कर लिए, 21वां सवाल है, पशुओं में शुद्ध वंश क्रम में समयुग्मनजी किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं? यानी पशुओं को आपको क्या करना है, शुद्ध वंश क्रम की आवश्यकता होती है और शुद्ध वंश क्रम में भी कैसा, समयुग्मनजी। तो समयुग्मनजी आप नाम सुनते ही आपको पता है कि एक ही नस्ल के बीच में आपको क्या कराना पड़ेगा, कई पीढ़ियों तक अंतर प्रजनन कराना पड़ेगा। तो ऑप्शन क्या है, एक ही नस्ल के संबंधित पशुओं के मध्य संगम द्वारा, दूसरा है विभिन्न नस्लों के पशुओं के बीच में संगम द्वारा, तीसरा है एक ही नस्ल के असंबंधित पशुओं के स्रोत के द्वारा, चौथा है विभिन्न प्रजातियों के पशुओं के संगम द्वारा। शुद्ध वंश क्रम है तो आपके उत्तर होगा एक ही नस्ल के संबंधित पशुओं के बीच में संगम द्वारा। ठीक है, अब अगला सवाल आ गया है, दक्षिण भारत में पैदा होने वाला उष्णकटिबंधीय गन्ने का वानस्पतिक नाम क्या है? यानी दक्षिण भारत के अंदर उष्णकटिबंधीय गन्ना है
उसको पैदा किया गया था, उसका वानस्पतिक नाम क्या है? पहला है सैकरम ऑपिसिनेरम, दूसरा है सैकरम मेलोंजिना, तीसरा है सैकरम ट्यूबरोसम, चौथा है एबलमास्कस एस्कुलेंटम। तो दक्षिण भारत में जो उष्णकटिबंधीय गन्ना है उसका वानस्पतिक नाम आपको बताना है सैकरम ऑपिसिनेरम। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। अगला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तक संवर्धन, जब उत्तक संवर्धन करते हैं तो उसके अंतर्गत एक ही पादप से प्राप्त कर्तो उत्तक द्वारा उत्पन्न सभी अनुवांशिक रूप से समान पादप कहलाते हैं। अपन ने एक कोशिका ले ली है, इस कोशिका से अपन ने क्या बनाए हैं? पादप बनाए हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं? उत्तक संवर्धन में एक पादप से प्राप्त कर्तो उत्तक, यानी एक पादप है उसका ये कर्तो उत्तक है, यानी काटा गया भाग है, उससे अपन क्या करते हैं? ये पादप बनाते हैं। तो ये पादप सब क्या होंगे? ये पादप अनुवांशिक रूप से एक दूसरे के समान होंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं, इन समान पादपों को कहते हैं, ये समान पादप होते हैं, इनको कहा जाता है सोमा क्लोन। क्या कहा जाता है? सोमा क्लोन कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। विषम क्लोन होगा नहीं, कैलस होगा नहीं, परोविद्युत होगा नहीं। कैलस तो आप जानते ही, कोशिकाओं का गुच्छ बनता है पादप उत्तक संवर्धन में, उसको कहते हैं कैलस, अविभजित कोशिका गुच्छ। और परोविद्युत का उपयोग कब किया जाता है? जब आपको विषाणु मुक्त पादप बनाने होते हैं। जब विषाणु मुक्त पादप बनाने होते हैं तो आप शीर्ष विभजुत का उपयोग करते हो, जिसके कारण क्या होता है? विषाणु मुक्त पादप बनते हैं। तो इसका उत्तर होगा अनुवांशिक रूप से समान पादप बनाने हैं तो वो कहलाते हैं सोमा क्लोन। ठीक है, अब अगला सवाल, इनमें से कौन सा पादप कृत्रिम वरण द्वारा उत्पन्न किया जाता है? यानी नेचुरल सिलेक्शन द्वारा कौन से पादप का निर्माण किया गया है? पहला है कल्याण सोना, दूसरा शाइनिंग मूंग, तीसरा ए और बी दोनों। तो आपको बताना ये कल्याण सोना और शाइनिंग मूंग दोनों क्या है? नेचुरल सिलेक्शन द्वारा निर्मित किए गए। तो इसका उत्तर होगा आपके ए और बी दोनों। बच्चों, अपन ने सवाल लिखा है किस विधि द्वारा बीकानेरी एबीज और मेरिनो रैम्स की भेड़ की नई नस्ल है हीसरडेल तैयार की गई। यानी दो अलग अलग भेड़ की किस्में हैं, इन दोनों किस्मों को मिलाकर एक हीसरडेल किस्म है उसका निर्माण किया गया था। तो सबसे पहला तरीका तो है उत्परिवर्तन प्रजनन, दूसरा है संकरण, तीसरा है अंतः प्रजनन और चौथा है बाह्य प्रजनन। तो उत्तर होगा संकरण। संकरण द्वारा दो अलग अलग किस्में हैं, इन किस्मों को आपस में क्या कराया गया था? जनन करवाया था और एक नई किस्म बनाई थी। तो आपसे पूछा ये भी सवाल है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले सवाल डाला था, बीकानेरी एबीज और मेरिनो रैम्स से उससे भेड़ की नई किस्म कौन सी तैयार की गई थी? हीसरडेल। और कौन सी विधि से की गई थी? तो संकरण आपको याद रखना है। अब अगला सवाल है, गेहूं के पास स्टेम सॉफ्लाई, ये मक्खी होती है स्टेम सॉफ्लाई, ये किसके कारण नहीं आती है? एक विशेष प्रकार का कीट है, जड़ के कारण, तने के कारण, पत्ती के कारण या पुष्प के कारण। तो इसमें तना होता है, उस तने में क्या होता है? विशेष प्रकार के जीन होते हैं जिसके कारण रासायन निकलते हैं। उन रासायनों के कारण स्टेम सॉफ्लाई होती है, वो गेहूं के पौधे के आसपास नहीं भटकती। तो आपको तना याद रखना बच्चों। ठीक है, अगला सवाल, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यानी जिसको अपन इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, ये कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। ये अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। आप कई बार एग्जाम देने जाओगे उसमें आपको जीके में भी ये सवाल मिलता है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अब सामाजिक और बहुरूपी कीट कौन सा? अपन जानते हैं मधुमक्खी का पालन करते हैं, तो मधुमक्खी क्या होती है? सामाजिक और बहुरूपी कीट होता है MOET। यानी ये MOET का पूरा नाम भी पूछा जाता है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर विधि। ये एक संकरण की विधि होती है। इसमें अपन क्या करते हैं? उन्नत किस्म के जो नस्ल की उन्नत किस्म के जब अपन को क्या होते हैं? जंतु बनाने होते हैं, तब ये तकनीक अपनाते हैं। M मतलब होता है मल्टीपल, क्या होता है? मल्टीपल। O का मतलब होता है ओव्यूलेशन, क्या होता है? ओव्यूलेशन। E का मतलब होता है एम्ब्रियो और T का मतलब होता है ट्रांसफर। ये एक संकरण की तकनीक होती है। इसमें अपन क्या करते हैं? कोई भी पशु होता है, उस पशु को FSH हार्मोन होता है उसको खिलाया जाता है। पशु को FSH हार्मोन खिलाते हैं, पशु क्या करता है? 6 से 8 अंडे देता है। यानी जो अंडा उत्पादन है
जो अंड उत्पादन है पशुओं में बढ़ जाता है। फिर इस अंडे को क्या करते हैं, इस शुक्राणु के साथ संलयन करके एक नया एम्ब्रियो बनाते हैं। इस एम्ब्रियो को अपन क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं सॉर्गेट मदर के अंदर। तो इस तरह से क्या होता है, उन्नत किस्म के जो पशु हैं उनका निर्माण किया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा MOET क्या है, गर्भ निरोधक नहीं, पशुओं में संकरण, हाँ पशुओं में संकरण है। क्या है, पशुओं में संकरण की एक विधि है। ये विधि भी आपको पूरी याद होनी चाहिए, 2 नंबर 1.5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है आपके, MOET विधि को समझाओ। अगला सवाल है एपीकल्चर। एपीकल्चर मतलब होता है, आपको पता है मुर्गी पालन होती है, फिर मत्स्य पालन होता है, मधुमक्खी पालन होता है। तो मधुमक्खी पालन को अपन क्या कहते हैं, एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। यानी एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन करना। ठीक है,